वेलकम टू SDN ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 5 जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का 5 लेक्चर है। इसमें कल हम आपको बताए थे डार्जन अपक्रिया क्या होता है और डार्जन अपक्रिया के बारे में हम बता चुके थे आपको। अगर आपको याद हो तो हम आपको बताए थे कि इसमें एक उत्प्रेरक लगता है जो कि क्या होता है, पिरिडीन होता है। आपको अगर याद हो तो पिरिडीन याद हो। इसका हम आपको अणुसूत्र भी बताए थे। अणुसूत्र कितना होता है इसका, या पहले संरचना बता दें आपको हम। इस प्रकार से आप कार्बन व्यवस्थित कर लीजिए और एक नाइट्रोजन लगा लीजिए और करना क्या है, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया गया इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड लगाना है। एक डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से डबल बॉन्ड लग चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ध्यान से देखें आप कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है पर यहाँ 1 2 3 है। वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ एक हाइड्रोजन लग गया, ये 4 हो गया। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी पहले से पूरित है। अब अगर बात करें इसके अणुसूत्र की, पिरिडीन के अणुसूत्र की, अणुसूत्र तो पिरिडीन का अणुसूत्र कितना होता है, इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है, देखो एक कार्बन यहाँ है तो 1 2 3 4 5, तो कार्बन कितना है, 5 कार्बन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, 1 नाइट्रोजन। तो ये इसका अणुसूत्र होता है पिरिडीन का। अब एक और चीज आपको याद रखना है, थायोनिल क्लोराइड। और जो थायोनिल क्लोराइड का अणुसूत्र होता है वो होता है SOCl2। तो आपको केवल पिरिडीन याद रखना है और आपको थायोनिल क्लोराइड याद रखना है। अब इन्हीं के माध्यम से डार्जन अपक्रिया संपन्न होता है। तो एक बार देख लेते हैं होगा कैसे रिएक्शन। CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन कराएंगे हम SOCl2 से और उत्प्रेरक लगा हुआ है पिरिडीन। और इसकी उपस्थिति हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CH3 CH2Cl। और बच क्या गया, देखो यहां SO है, एक ऑक्सीजन और है, क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। 2 क्लोरीन यहां है तो एक क्लोरीन व्यवस्थित हो गया है, एक क्लोरीन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। इनको जोड़ के हम कर देंगे HCl। नाम देख लीजिए सबका। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथेनॉल। इसका नाम है एथेनॉल। और ये जो एथेनॉल नाम हम लिखे हैं ये IUPAC नाम है। अगर इसका हम कॉमन नेम बताएं आपको तो ये हो जाता है एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। और इसका क्या नाम है, क्लोरो एथेन। और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब हम बात करते हैं इसके आगे का हेडिंग क्या है। इसको हटा के आगे के हेडिंग की बात करते हैं हम। आगे का हेडिंग देखिए ध्यान से। अगला हेडिंग है हमारा फास्फोरस, फास्फोरस हैलाइडो से। तो अभी हम देखेंगे कि फास्फोरस हैलाइडो से हम किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है CH3 CH2OH, ये क्या है, एल्कोहल है ये। अब इसका रिएक्शन कराएंगे हम। सबसे पहले PCl3 से रिएक्शन करा के देखते हैं। जब इसका रिएक्शन PCl3 से कराया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है CH3 CH2Cl, क्योंकि हमें यही बनाना है तो ये प्रोडक्ट हमें मिला है। अब हम क्या करते हैं, सबको बैलेंस करके देखते हैं कि क्या बचा हुआ है इसमें। यहां संख्या में ये 3 है इसलिए यहां क्या करेंगे, 3 लगा देंगे।
अगर यहां 3 किया गया है तो यहां भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। अच्छा ध्यान से समझो, 3 क्लोरीन था और 3 से गुणा करने पर तीनों क्लोरीन व्यवस्थित हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है और 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो आपका बाहर क्या निकलेगा, H3PO3, ये आपका बाहर निकला। अच्छा इसी का एक और रिएक्शन है CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। और अगर इसका रिएक्शन कराते हैं हम PCl5 से तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है CH3CH2Cl, ये प्रोडक्ट बनता है। अच्छा इसमें बाहर क्या निकलेगा वो ध्यान समझ लीजिए, एक फास्फोरस है, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन की संख्या भी 1 है और क्लोरीन कितना बचा हुआ है, ध्यान देखो, 1 क्लोरीन हम बैलेंस कर चुके हैं और अभी हमारे पास 4 क्लोरीन बचा हुआ है। तो पहले तो एक चीज निकल जाएगा, आपका POCl3 बाहर निकल जाएगा और एक HCl बाहर निकलेगा। चाहो तो आप यहां लिख सकते हैं गर्म किया गया है, यहां भी गर्म किया गया है। अब इस आधार पे इसका डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, तो हम लिखेंगे परिभाषा में कि एल्कोहलों को, क्योंकि देखो इसका नाम आपको बता दें, इसका नाम क्या है, एथेनॉल, और इसका क्या नाम है, एथेनॉल है। इसका क्या नाम है, क्लोरो एथेन, इसका क्या नाम है, क्लोरो एथेन। ये हम आईपीएससी नाम लिख रहे हैं, याद रखिएगा। अगर इसके नाम की बात करा जाए तो ये एथेनॉल आईपीएससी नाम है। इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है एथिल अल्कोहल, इसका भी सामान्य नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल। और इसका क्या नाम होता है, इसका जो नाम होता है ये क्लोरोएथेन जो है आईपीएससी नाम है, और जो इसका कॉमन नेम होता है वो एथिल क्लोराइड होता है, और इसका भी कॉमन नेम एथिल क्लोराइड होता है। तो अब डेफिनेशन क्या होगा इसका, एल्कोहलों को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अथवा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एक और बार परिभाषा सुन लीजिए, एल्कोहलों को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अथवा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता। ये इसका डेफिनेशन हो गया है। अब इसके बाद वाला हम देखते हैं कौन सा रिएक्शन है, इसके बाद कौन सा रिएक्शन वो ध्यान समझिएगा। इसके बाद है हुंसडीकर अवक्रिया, हुंसडीकर अवक्रिया। हुंसडीकर रिएक्शन, आप इसको नोट कर लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहला काम ये हुंसडीकर अवक्रिया होता क्या है, तो इसमें हम कुछ चीजों का प्रयोग करेंगे। वो क्या होगा, पहला तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है सिल्वर व्युत्पन्न प्रयोग करेंगे। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर व्युत्पन्न है। अरे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और ये सिल्वर व्युत्पन्न नहीं है, ये मतलब सिल्वर, चांदी। और दूसरा चीज इसमें हम प्रयोग करेंगे उत्प्रेरक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, नाम लिख दे रहे हैं इसका हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है, याद रखिएगा। एक नाम इसका और है टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन भी नाम इसका है, लिख दे रहे हैं वो भी ध्यान से देखो, टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका नाम टेट्राक्लोरोमेथेन भी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। और इसमें जो हम हैलोजन प्रयोग करेंगे वो आपका होगा Br2, और क्या हो सकता है, Br2 हो सकता है और क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है।
तो मतलब ये कि हम ब्रोमीन का प्रयोग करेंगे और क्लोरीन का प्रयोग करेंगे, और ये तो रहेगा और ये भी रहेगा। अब इन चीजों का हम प्रयोग करेंगे, मतलब ये कि आपको आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, और इन दोनों को याद ही है आपको, ठीक है। नाम चाहे आप याद कर लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर हम पूछें आपसे कि इन दोनों में से कौन सा हम याद रखें, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम ये है, इसलिए आप इसको याद रखिए। इसको अगर नहीं भी याद करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको आपको याद रखना जरूरी है। चलो देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होगा और डेफिनेशन कैसे होगा। जो हम डेफिनेशन बता रहे हैं उसको आप कॉपी पेन लेकर नोट भी करते रहिएगा, कॉपी पेन से नोट भी करते रहिएगा डेफिनेशन। तो देखिए कैसे होगा। हुनसेडी का क्रिया, ये आपका है CH3COOAg। आप चाहे तो और कार्बन ले सकते हैं, हम एक कार्बन का केवल एग्जांपल लिए हैं, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं Br2 के साथ। आप चाहे क्लोरीन भी ले सकते हैं, और एक उत्प्रेरक हम लगा रहे हैं जो कि क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, अगर इन दोनों का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप एक चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि हम बना रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन बनाने के, तो जाहिर सी बात है हेलो एल्केन बनेगा। तो हेलो एल्केन बन गया CH3Br, ये बन गया। एक और चीज चाहे तो आप कार्बन बढ़ा सकते हैं, हम 2 कार्बन ले रहे हैं तो यहां थोड़ा बड़ा यौगिक प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2Br। अच्छा, बाहर क्या निकलेगा, 2 ब्रोमीन था, एक ब्रोमीन सिल्वर के साथ खत्म हो गया। अगर आपको दिक्कत हो रहा है ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये Ag है और ब्रोमीन का आप ऐसे लिख सकते हैं Br, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं बताइए। अरे ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इन दिनों देखो AgBr निकल गया बाहर, नहीं AgBr बाहर निकल गया, मतलब क्या बाहर निकला, AgBr, ठीक। एक ब्रोमीन बचा हुआ है जो कि यहां जोड़ दिया गया है। अब बचा क्या है, ये देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, ठीक है। अब इनका नाम बता दे पहले आपको। चलो पहले इसका नाम दे लेते हैं। इसका जो नाम है ब्रोमो एथेन, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, और ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर व्युत्पन्न है। हम लिख दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर व्युत्पन्न है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर व्युत्पन्न है ये। तो अब डेफिनेशन क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर व्युत्पन्न को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर व्युत्पन्न को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Cl2 अथवा Br2 के साथ अपक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एक और बार परिभाषा सुन लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर व्युत्पन्न को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 अथवा Cl2 के साथ अपक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह डेफिनेशन है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे जो है